सुबह होते ही धनसुख धोबी की अपने गधे के चीखने से आँख खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। देख रही हो वर्षा, अपने इस गधे को, कितना ज्यादा बेशर्म हो गया है ये। सुबह सुबह इतनी जोर से चीख कर मुझे उठा दिया। इसको पता भी है कि इसका मालिक सारा दिन कितना काम करता है। अरे रहने दो, हमें तो जैसे पता नहीं है कि तुम कितना काम करते हो। सब पता है मुझे, रहने दो। मेरे सामने ज्यादा अपनी पढ़ाइयाँ मत मारना। वहाँ जाते हो और जाकर आराम से बैठ जाते हो। सिर्फ कपड़े ही तो धोने होते हैं तुम्हें। कपड़े धोने होते हैं, ये तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम्हारी तरह घर में बैठकर खाना खाने की बात कर रही हो। ऐसे आसान काम नहीं है ये कपड़े धोना। रोजाना बड़े बड़े सेठों के मेले कुचेले कपड़े धोने पड़ते हैं मुझे, और अगर कभी वो मुझसे फट जाए तो उनकी मार अलग खानी पड़ती है। इसीलिए तो कहती हूँ, मेरे ही नसीब फूटे थे जो मेरे पिताजी ने मेरी शादी यहाँ पर करवा दी। पता नहीं किस धोबी के घर में मेरी शादी हुई। अब देखो मैं किसी काम की नहीं रही हूँ। मेरा पति तो दूसरों से जाकर मारे खाता है। अच्छा बस बस, बहुत हुआ। अब ज्यादा मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ मालिक के कपड़े धोने। धनसुख रोज की तरह अपने गधे की पीठ पर गंदे कपड़ों का बोरा लादता है और उसे तालाब की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद धनसुख तालाब पहुंचकर अपने मालिकों के कपड़े धोने लगता है। क्या ही जिंदगी है मेरी। सारा दिन मेहनत करता रहता हूँ, मालिकों के गंदे गंदे कपड़े धोता हूँ। कई कई दिनों से सड़े हुए कपड़े होते हैं ये, इतनी बदबू आ रही होती है, फिर भी मुझे धोने पड़ते हैं ये कपड़े। और इतना सब कुछ करने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं देती है। वो मुझे जब ही इज्जत देगी तब मैं उसको पैसे दूंगा। उसका बाप जैसे लालची था वैसे ही ये भी लालची है। जो बात भी हो, मेरे मालिक जितने भी बुरे हो, भले ही मुझे मारते भी हो, परंतु ये मेहनती बहुत हैं और मेरी मालकन इनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती है। ये तो मैंने देखा है। काश मुझे कोई सोना या खजाना मिल जाता जिससे मैं अपनी पत्नी का मुंह बंद करवा सकता। उसको तो पैसों की लालच लगी हुई है, कम से कम उसे अगर मैं पैसे दे सकता तो मेरी इज्जत तो होती। लगता है अब यही धनसुख धोबी मेरा शिकार बनेगा। इसे ही अपने जाल में फंसाना होगा। मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो इसे फंसाकर खुद इनाम हासिल करना होगा। राजकुमारी का हार इसके घर में जाकर छुपा दूंगा और फिर राजा को जाकर कहूंगा कि आपकी राजकुमारी का हार इस धनसुख धोबी ने चुराया है। जब इसके घर से राजा को हार मिलेगा तो राजा मुझे खुश होकर इनाम देंगे। छगन बहुत ही ज्यादा शातिर चोर था। वे रोजाना रातों को घरों में चोरियां किया करता था। उसने राजकुमारी का हीरों का हार भी चुरा लिया था, तभी तो वो बहुत ज्यादा खुश था। परंतु जब राजा को ये बात पता चली थी कि राजकुमारी का हार चोरी हो गया तो राजा तो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए थे। मंत्री, ये सब आखिर कैसे हुआ? इतने सैनिकों और इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी हमारे महल से राजकुमारी का हीरो का हार चोरी हो गया है। वो किसने चोरी किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पता लगाओ उसका कि वो कौन है। जरूर जिसने भी वे हार चुराया होगा वो जरूर किसी न किसी सुनहार के पास उसे बेचने जाएगा। जाओ सभी सुनहारों के पास जाकर पता करो कि किसने आकर हार बेचा है कि नहीं, और जिसका भी पता चले उसे मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छगन को ये बात जब उसके दोस्त कालू चोर ने बताई तभी से वह बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और चिंता में आ गया था। अरे ओ छगन,
ये तूने क्या किया? चोरियां किया कर तो मेरी तरह छोटी मोटी चोरियां कर लिया कर। तूने तो सीधा राजकुमारी का हार चुरा लिया। राजा उसको ढूंढ रहे हैं जिसने हार चुराया है। अब तो तू नहीं बचने वाला। राजा तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये हार तू कहीं बेच भी नहीं सकता है। अगर बेचेगा तो राजा सुनहार के पास जाकर पता कर लेंगे। इससे अच्छा है ये हार तू फेंक दे। अच्छा, ऐसी बात है। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था कि राजा इतने क्रोध में आ जाएंगे। मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ, ये हीरे का हार कहीं पर फेंक देता हूँ। ना ये मेरे पास होगा और ना ही राजा मुझे पकड़ेंगे। इतनी आसानी से तो मैं ये हार नहीं फेंकने वाला। ये तो है ही ऐसा, मुझसे जलता रहता है, चाहता है कि मैं इससे ज्यादा ना कमा लूं कहीं। मुझे चोरियां करने से रोकता है, खुद भी तो चोरियां करता है। मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा भी फायदा हो। आज रात ही इस छगन के घर में जब ये सो गया होगा, चोरी छुपे जाकर ये राजकुमारी का हार छुपा दूंगा। इसको तो पता भी नहीं चलेगा। और ये इतना गरीब है, सुबह जब ये हार देखेगा तो जरूर ये उसे अपने पास संभाल कर रखने की कोशिश करेगा। और ये तो अच्छा ही है कि ये इसे संभाल कर रखे। तब तक मैं राजा को जाकर बता दूंगा कि आपका हार इसने चोरी किया है। और जब राजा इसके पास आकर अपना हार पालेंगे तो फिर वो खुश होकर मुझे बहुत सारा इनाम देंगे। अब कुछ ही देर में धनसुख अपने सारे कपड़े धोकर वहाँ से दोबारा वापस अपने घर को चला जाता है। रात को धनसुख धोबी पूरे दिन के काम करके थक हार कर सुकून से आराम की नींद सो रहा होता है। तभी धनसुख धोबी के घर के बाहर छगन चोर राजकुमारी का हार छुपाने के लिए आ जाता है। गधा उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो लगता है कि कोई चोर है और ये जरूर मेरे मालिक के घर पर चोरी करना चाहता है। मुझे इसे चोरी करने से रोकना होगा। बस फिर क्या था, धनसुख धोबी का गधा अब जोर जोर से चीखने लगता है। गधे को इस तरह से चीखता देख छगन बहुत ज्यादा डर जाता है और घर के पीछे किनारे पर जाकर आराम से छुप जाता है। बाप रे बाप, कितना ही बेवकूफ गधा है ये। अरे चुप हो जा, चुप हो जा। क्या अपने मालिक को जगाना चाहता है? इस तरह से तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। गधे की जोर जोर से चीखने की आवाजों से धनसुख धोबी नींद से उठ जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो पूरा दिन का थका होता है। बस अब बहुत हुआ। अब मैं इस गधे को नहीं छोड़ूंगा। दिन भर मुझे परेशान करता है और रात में भी सोने नहीं देता। अभी जाकर इसे मजा चखाता हूँ। बस अब धनसुख धोबी गुस्से में घर से बाहर आता है और डंडों से जोर जोर से अपने गधे को मारने लगता है। आज तुझे सही सबक मिला है। अब आज के बाद तू अपने मालिक को इस तरह रात को जगाकर परेशान नहीं करेगा। मैं जा रहा हूँ दोबारा सोने और फिर से इस तरह मत चीखना। अपने सारे दिन का गुस्सा धनसुख धोबी अपने गधे पर उतारता है और वापस जाकर आराम से सो जाता है। बाहर छगन भी गधे के पास आ जाता है और उस गधे को हंस हंस के उसका खूब मजाक बनाने लगता है। अरे भाई, तुम गधे तो सच में ही गधे होते हो। इतनी पागलों जैसी बेवकूफों वाली हरकत करने की जरूरत ही क्या थी? तू कोई कुत्ता थोड़ी है जो तेरा मालिक तेरे भौंकने पर होशियार हो जाएगा। तू गधा है। तेरा मालिक सारे दिन का थका हुआ था और उसने सारी की सारी थकावट गुस्से के साथ तुझ पर उतार दी। अब देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकता है। ये राजकुमारी का हार तो मैं अभी जाकर छुपा देता हूँ तेरे मालिक के घर में। सुबह जाकर राजा को बताऊंगा तो फिर तेरे मालिक को ही पकड़ेगा राजा आकर और मुझे उसके बदले में इनाम भी मिल जाएगा। बस अब छगन धनसुख धोबी के घर में घुसता है और उसकी पलंग पर ही वे राजकुमारी का हार रख देता है।
यहाँ पर ही इस हार को पड़ा रहने देता हूँ। सुबह जब ये उठकर इस हार को देखेगा तो ये इसे अपने पास संभाल कर रख लेगा, और यही तो मैं चाहता हूँ। फिर देखना मैं क्या करता हूँ इसके साथ। दूसरी तरफ बाहर धनसुख धोबी का गधा भी उससे निराश होकर अपने रास्ते हो लिया था। वे जंगल की तरफ जा रहा था और उसका वापस आने का कोई भी इरादा नहीं था। आधे ही रास्ते में जब वो बीच जंगल पहुंचता है तो उस गधे को एक साधु बाबा मिलते हैं, जो कि उसे कहने लगते हैं, ना मेरे प्यारे गधे, ये जो तुम करने जा रहे हो ये बहुत गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने अपने मालिक का नमक खाया है और तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना चाहिए। कल सुबह उसे राजा आकर मार डालेंगे। अगर तुमने उसकी जान नहीं बचाई तो तुम्हें ही सारा सच पता है। तुम्हें ही कुछ करना होगा और इसीलिए मैं तुम्हें इंसानों के बोलने वाली शक्ति दे रहा हूँ। बस अब साधु बाबा उस गधे को एक दिन के लिए इंसानों की तरह बोलने का वरदान दे देते हैं। वे गधा भी बाबा का धन्यवाद करके वहाँ से अपना काम करने के लिए चला जाता है। धनसुख धोबी का गधा कुछ ही देर बाद छगन के दोस्त कालू चोर के पास पहुंचता है और उससे सब कुछ बताकर कहने लगता है, तुम्हारा दोस्त छगन बहुत ज्यादा होशियार है। तुमने उसको मना किया था ना कि राजकुमारी का हार फेंक दे, परंतु वो तुमसे भी ज्यादा चालाक निकला। वो तो अभी मेरे मालिक के घर पर जाकर राजकुमारी के हार को छुपा चुका है। कल वो राजा को जाकर बताएगा कि हार तो मेरे मालिक ने चुराया है, और उसके बदले में वो राजा से ढेर सारा इनाम मांगेगा। ये सब होने से तुम रोक सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो वो तो तुमसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। अरे हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। ऐसा हो गया तो वो तो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा। पहले ही वो मुझसे इतना जलता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बस अब रात को ही कालू चोर दोबारा से धनसुख धोबी के घर से उस हार को चुराता है और उस हार को ले जाकर छगन के घर पर छुपा देता है, और इस बात का छगन को पता भी नहीं चलता। अगले दिन सुबह होते ही छगन राजा को धनसुख के घर पर ले आता है, परंतु राजा को वहाँ पर हार नहीं मिलता। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे साथ कोई मजाक नहीं होना चाहिए। अगर मुझे हार नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। ये हार कहाँ पर है वो मुझे पता है। हार धनसुख धोबी के घर पे नहीं बल्कि छगन के घर पर है। छगन ने ही वो हार चुराया था। ठीक है, चलो छगन के घर पर। अगर वहाँ पर भी हार नहीं मिला तो इस छगन के साथ साथ तुम्हारी भी जान जाएगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा फिर। अब कालू चोर जैसे ही राजा को छगन के घर पर लाता है तो छगन के घर से तो राजा को भी हार मिल जाता है और राजा उसको सजा सुना देते हैं। छगन को सजा मिलते ही धनसुख धोबी का गधा सभी को सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने ये सब कुछ किया। गधे के ऐसा कहते ही धनसुख को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वह अपने गधे को प्यार करने लगता है, और गधे की इस समझदारी पर राजा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और राजा उस गधे के नाम बहुत सारा इनाम देते हैं। वो इनाम तो धनसुख धोबी का हो जाता है, क्योंकि गधा भी धनसुख धोबी का था। जब धनसुख अमीर होता है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है। रमन एक गरीब किसान था। उसके पास रहने को कोई भी जगह नहीं थी। इसी कारण से वे अपने छोटे से खेत में अपनी पत्नी और अपने छोटे से बच्चे के साथ रह रहा था।
ऊपर वाले, ये बारिश अचानक से कहाँ शुरू हो गई है। इससे तो मेरी सारी फसल और सब कुछ खराब हो जाएगा। अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, और कहीं इस गड्ढे में भी पानी भर गया तो क्या होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। अगर इस गड्ढे में पानी भर गया तो फिर क्या होगा। वैसे ही हमारे पास रहने को कोई भी जगह नहीं है। हम अपने बच्चे को फिर कहाँ पर रखेंगे। बारिश देखें कितनी ज्यादा तेज हो रही है। ऐसे तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अब बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही होती, जिसके कारण रमन के पूरे खेत में पानी भर जाता है। झाड़ियों से बनाए छपरे पर भी एक जोर की बिजली गिरती है और वो छपरा टूटकर पानी में बह जाता है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारा इतनी मेहनत से बनाया हुआ छपरा भी टूट गया है। अब हम भला कहाँ रहेंगे। चलिए जी, अब मुझे लगता है कि जल्द ही इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अंदर तक पानी भरता जा रहा है। कहीं मुझे इस बच्चे को संभालना मुश्किल ना हो जाए, इसीलिए मैं इससे बाहर निकल जाती हूँ, वरना इस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बारिश नहीं रुक रही है। रमन एक गरीब किसान था जो कि सेठ धनीराम के खेतों में काम करता था। इसी कारण से सेठ धनीराम ने रमन को एक रहने का घर दिया हुआ था। चल निकल, दफा हो जाए यहाँ मेरे घर से। जब तू किसी काम का नहीं है तो भला मैं तुझे अपने घर पर क्यों रखूं। यहाँ पर रहकर तू हराम की रोटियां खा रहा है। मैं तुझे यहाँ पर ऐसे नहीं रहने दूंगा। कुछ काम करके दिखाना पड़ता है, तभी मैं तुझे यहाँ रहने दे सकता हूँ। नहीं सेठ जी, ऐसा मत करो। मैं और कहाँ जाऊंगा। मेरी पत्नी, मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरे पास रहने को और कोई जगह नहीं है मालिक। ऐसा मत करो, मैं और कहीं नहीं जा सकता हूँ। वो सब मैं नहीं जानता हूँ। तू मेरे किसी काम का नहीं है। जब तूने अभी तक मेरे खेतों में कोई भी फसल नहीं उगा कर दी है तो भला मैं तुझे क्यों अपने घर में रखूं। तू मेरे किसी काम का नहीं है। चला जा यहाँ से। मालिक, बरसात हो ही नहीं रही है तो मैं क्या करूं। कैसे फसल उगेगी। और अभी कुछ दिनों से बरसात का मौसम चल तो रहा है। बरसात होते ही फसल अच्छी हो जाएगी मालिक, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो। चलिए जी, इस लालची इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो वैसे ही अच्छा नहीं लग रहा है। इसने तो आपको मारा भी है और आप अभी भी इसके आगे मिन्नतें कर रहे हो। छोड़ो इसे, हमें इससे बात भी नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ से चलते हैं। हमें रहने के लिए कोई न कोई जगह जरूर मिल जाएगी, पर ऐसे आदमी के आगे हमें बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। देखना, इसने जो आज हमारे साथ किया है, इसके साथ भी जरूर ऐसा ही होगा। ये जितना बुरा इंसान है, इसके साथ उतना ही बुरा होना चाहिए। ऐसा कहकर उर्मिला गुस्से में रमन को अपने साथ ले जाती है, परंतु उसे खुद भी नहीं पता होता कि आखिर अब वो लोग कहाँ पर जाकर रहेंगे। सुनिए जी, अब वो घर तो हम छोड़कर आ गए हैं, परंतु अब हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास तो उसके सिवा और कोई घर भी नहीं था रहने के लिए। अब हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई और घर तो है ही नहीं, भला हम ऐसे चलते कहाँ जा रहे हैं। उर्मिला, अब तो कोई भी जगह नहीं है रहने को, इसीलिए अब बस मेरे पिता की थोड़ी सी जो खेत की जमीन है उसी पर चलते हैं और वहीं जाकर रह लेंगे। कुछ भी करके वहाँ छपरा लगा कर रह लेंगे। कुछ ही देर बाद रमन उर्मिला को लेकर अपने पिता के खेत पर आ जाता है, जो कि बहुत छोटा सा होता है। ये देखो उर्मिला, ये मेरे पिता का छोटा सा खेत है। यहाँ पर मैंने कभी काम नहीं किया,
जब भी यहाँ कोई फसल नहीं उगी है। मैं हमेशा से सेठ के पास ही काम करता था, तभी तो मैं आज तक यहाँ काम नहीं कर सका हूँ। हाँ, इस खेत के बारे में माँ जी ने मुझे बताया था कि आपके पिताजी के पास एक छोटा सा खेत है। मैं यही सोचती थी कि आपने आज तक यहाँ काम क्यों नहीं किया। चलिए, अब से हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और जब तक यहीं रहते हैं हम। हाँ उर्मिला, अभी तो तुम एक काम करो, यहाँ पर हमारे बच्चे को संभालो। देखो गर्मी भी बहुत है और धूप भी हो रही है, ये कहीं बीमार ना पड़ जाए। इसीलिए पहले मैं एक जगह गड्ढा कर देता हूँ और उसके ऊपर एक छपरा लगा देता हूँ ताकि हम उसमें आराम से रह सके। ठीक है जी, शायद ज्यादा धूप के कारण से ये भी जाग गया है। जब तक आप छपरा लगा दीजिए तब तक मैं इसे भी सुला देती हूँ। ये सो जाएगा तो ये हम दोनों को परेशान भी नहीं करेगा, फिर हम मिलकर सारा काम कर लेंगे। अब रमन उस तेज धूप में जमीन के किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। कुछ ही देर में रमन घास से एक बड़ा छपरा बनाता है और उस गड्ढे के ऊपर डाल देता है। हाँ उर्मिला, धूप से बचने की और यहाँ पर रहने की जुगाड़ तो हो गई है। अब मैं एक काम करता हूँ, वैसे भी बरसात का मौसम आ ही रहा है। मैं अपने खेत में बड़े बड़े नाले बना देता हूँ ताकि जब बरसात हो तो हमारे खेत में बिल्कुल भी पानी जमा ना हो और हमारी फसल भी अच्छे से उग जाए। आज मुझे सेठ के खेत में भी ऐसे ही नाले बनाने थे, परंतु सेठ ने तो मुझे काम से ही निकाल दिया है। अब पता नहीं उसके खेत का क्या होगा। ऐसा कहकर रमन फावड़े से पूरे खेत में नाले बनाने लगता है। बेचारे रमन को उस गर्मी में इस तरह से काम करता हुआ देखकर उर्मिला को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है। तभी अचानक आसमान पर जोर की बिजली चमकती है और बरसात शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, शुक्र है मैंने नाले बना दिए हैं, उसके बाद ही ये बरसात शुरू हुई है। क्या समय पर आई है ये बरसात। अब देखना, जैसे ही सारा पानी हमारे खेतों से होता हुआ निकलेगा तो हमारे खेत में ढेर सारी फसल उगेगी। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हुआ जो बरसात सही समय पर शुरू हो गई है। अब हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, हमारा बच्चा भी बरसात में कितना ज्यादा खुश हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ जो बरसात शुरू हो गई। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही तेज और तूफानी हो गई थी, जिसके कारण रमन के पूरे खेत में पानी भर जाता है। अचानक एक जोर की बिजली घास के बने हुए छपरे पर गिरती है और वे छपरा टूटकर पानी में बह जाता है। बाप रे बाप, बारिश तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। एक तरह से ये मेरे खेत के लिए अच्छी साबित होगी, परंतु हमारा छपरा टूट गया है। अब तुम क्या करोगी? हमारा बच्चा भी बरसात में भीग रहा है, बताओ। आप चिंता ना करें, हम पर जो ये कठिन समय आया है ये गुजर जाएगा और हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत तो आपके सेठ को है, क्योंकि उसने हमारे साथ गलत किया है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया जो हमारे साथ गलत होगा। हाँ उर्मिला, ये तो तुम ठीक कह रही हो। सेठ का तो बहुत बुरा हाल होगा। उसके खेत में तो मैंने नाले भी नहीं बनाए थे। पता नहीं उसके खेत का क्या हाल हो गया होगा। वो तो इस समय बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होगा। हाँ, अच्छी बात है, उसे परेशान ही होना चाहिए। उसने हमारे साथ जितना गलत किया था ना, उसके साथ वैसा ही हो रहा है। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ, आप चिंता ना करें, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। दूसरी तरफ सेठ धनीराम के तो पूरे खेत में पानी भर चुका होता है, जैसे कि वहाँ कोई बाढ़ आ गई हो। अरे रे, ये सब मेरे साथ क्या हो गया है? मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब बरसात होनी थी तब तो हो नहीं रही थी, और जैसे ही मैंने रमन को काम से निकाला तो इतनी बारिश हो गई। अब मैं क्या करूं?
बस यूं ही सेठ धनीराम को तो उसके किए की अच्छी खासी सजा मिल रही होती है। अब यूं ही सूरज निकलता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो रमन के खेत में अच्छी खासी फसल लग गई होती है। रमन और उर्मिला बहुत खुश होते हैं। देख रही हो उर्मिला, हमें हमारी मेहनत और सब्र और ईमानदारी का कितना ज्यादा बेहतर फल मिला है। देखो तो जरा, ये इतनी सारी फसल है, इसको बेचकर तो हमारे पास अच्छा खासा रहने को घर आ जाएगा। बस अब अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल बेचकर रमन और उर्मिला अपना एक अच्छा सा घर खरीदते हैं और उसमें खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। बाप रे बाप, इस घने जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा मायावी दरवाजा। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ हमें मिलेगा बेटी। मुझे लगता है इसके पीछे हमें जरूर कोई खजाना मिलेगा। आप सही कह रहे हो बाबा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर हम इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो हमें जरूर कोई खजाना या कुछ तो मिलेगा ही, जिससे हम अपने सारे उधार उतार सकें और हमें कोई भी फिर कभी कोई बातें नहीं सुनाएगा। महेश एक गरीब लकड़हारा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम जिया था। महेश बहुत ज्यादा गरीब था। उसने गांव के एक सेठ से उधार लिया हुआ था और उसके लिए ही काम करता था। ये सब क्या चल रहा है महेश? तुझे तो हराम की रोटियां लग गई हैं। रोजाना तू इतने ही देर से काम पर जाएगा तो क्या खाक मेरा कर्जा उतारेगा? जल्दी से तुझे रोजाना जल्दी ही जंगल में लकड़ियां काटने जाना होगा। सेठ जी क्षमा करें मुझे, मैं दरअसल अपने घर में अकेला रहता हूँ। जिया की माँ भी नहीं रही है, इसी कारण से सब काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए आज मुझे बस थोड़ी सी देर हो गई है। वो सब मैं नहीं जानता। वो सब तुझे मुझसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुझे मेरे हिसाब से ही काम करना होगा। मुझे आज ही वापसी पर अच्छा खासा उधार चाहिए अपना वापस। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सेठ जी, मुझ पर थोड़ी सी दया करें। कृपया करके मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। देखना जल्दी आपका सारा उधार लौटा दूंगा मैं। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पहले ही मैंने तुझे बहुत समय दे दिया है। अब मैं तुझे और समय नहीं दे सकता हूँ। अगर आज रात मुझसे लिया हुआ उधार वापस लेकर नहीं आया तो मैं तेरा ये घर अपने पास रख लूंगा और तुझे इस घर से निकाल दूंगा मैं। ऐसा कहकर सेठ धनीराम वहाँ से चला जाता है। जिया, तुम इन सब चीजों में से किसी की भी चिंता मत करना। बिल्कुल ही अच्छे से खेलती रहना। मैं जा रहा हूँ आज लकड़ियाँ काटने के लिए, और ये मत सोचना कि मैं अपना घर इस सेठ को दे दूंगा। मैं इसको आज ही उधार वापस लौटाऊंगा। बाबा, भला लकड़ियाँ बेचकर भी कभी इतना सारा उधार चुकाया जा सकता है क्या? आप मुझे ऐसे ही कह रहे हो? हम सेठ का उधार कभी भी नहीं चुका सकते हैं। नहीं जिया, आज चाहे मुझे अपने आप को ही बेचना पड़ जाए, परंतु मैं इस घर को नहीं जाने दूंगा। इस घर में तुम्हारी माँ की भी बहुत सी यादें हैं। इसी कारण से ये घर में उस सेठ को नहीं दे सकता हूँ। मैं कुछ भी करके सेठ का उधार चुका ही दूंगा आज। ठीक है बाबा, फिर मैं भी आज आपके साथ चलती हूँ। मुझे भी यहाँ पर घर में अकेले नहीं रहना है आज। जिया के कहने पर महेश जिया को भी अपने साथ जंगल ले जाता है।
कुछ ही देर बाद वे दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँचते हैं। वहाँ पर उन्हें एक बड़ा मायावी सा दरवाजा दिखता है। हे ऊपर वाले, ये क्या? जंगल के बीचों बीच इतना बड़ा सा मायावी दरवाजा, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में ही सुना था। अब हम इसे सच में देख रहे हैं। जिया देखो तो जरा, कैसे ये दरवाजा जंगल के बीचों बीच है। हाँ बाबा, सच में ऐसा तो सिर्फ हमेशा मैंने कहानियों में ही सुना है, पर अब पहली बार मैं इतना बड़ा कोई दरवाजा जंगल के बीचों बीच ऐसे ही खड़ा देख रही हूँ। हो सकता है इसमें जाकर कहानियों की तरह कुछ मिल भी जाए हमें। हाँ जिया, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। इस दरवाजे के अंदर जाकर हमें जरूर ढेर सारा खजाना मिलेगा, और मुझे तो ढेर सारे खजाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लालची सेठ का उधार जो चुकाना चाहता हूँ, वरना वो हमारा घर हमसे ले लेगा। हाँ बाबा, आप ठीक कह रहे हो। चलो तो फिर हम लोग मिलकर एक साथ चलते हैं। उस दरवाजे से अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर अंदर ऐसा क्या है। अगर हमें खजाना मिल गया ना, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम उस सेठ का सारा उधार उसको चुका देंगे और हमारा घर भी हमारे पास रहेगा। अब महेश जिया को लेकर उस दरवाजे के करीब जाने लगता है। कुछ ही देर बाद दरवाजे के करीब जाते ही महेश और जिया गायब हो जाते हैं। अब अचानक वे दोनों एक अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने एक छोटी और खूबसूरत सी परी होती है। तुम दोनों ने अपना डर जीतकर यहाँ पर कदम रखा है। उस दरवाजे के पार यहाँ पर एक चमत्कारी जंगल है। उस जंगल में हर इच्छा पूरी होगी, पर इच्छा सिर्फ उसी की पूरी होगी जो कि 3 चुनौतियाँ पार करेगा। तीनों चुनौतियाँ पार करने से पहले किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। हाँ परी, इस दरवाजे से अंदर आने में हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, परंतु फिर भी हम अपने डर को खत्म करके अंदर जरूर आए हैं। लेकिन अब हमें बताओ, हमें इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा क्या करना होगा? इस जंगल में अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। हिम्मत, दया और सच्चाई, यही तीनों चुनौतियां तुम पार करोगे तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और मुझे लगता है कि तुम तीनों चुनौतियां पार कर लोगे। तुम लोग बहुत ज्यादा हिम्मत वाले हो। हाँ परी, तुम सही कह रही हो। हम दोनों में बहुत ज्यादा हिम्मत है। हम दोनों हर चुनौती पार कर लेंगे, और हम लोग मजबूर भी बहुत हैं। हमें अपनी इच्छाएं पूरी करवानी ही हैं, वरना हमें बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। महेश के ऐसा कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। महेश भी जिया के साथ आगे की तरफ चला जाता है। पहली परीक्षा हिम्मत की थी। एक बड़ा सा झरना जिस पर एक लकड़ी का छोटा सा पुल था, बस उसे ही पार करना था। जिया, क्या हुआ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि ये लकड़ी का पुल बहुत ज्यादा हिल रहा है और ये बहुत ऊंचाई पर है। कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबा, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पर आप मेरे साथ हो, मुझे पता है गिरने नहीं दोगे मुझे, इसीलिए मैं आपके साथ चल रही हूँ। अब दोनों मिलकर धीरे धीरे वे पुल पार करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वो उस पुल को पार कर लेते हैं और वहाँ पर वे परी दोबारा से आ जाती है। अरे वाह, मुझे पता ही था तुम लोग ये कर लोगे। तुम लोगों ने पहली चुनौती पार कर ली है। हिम्मत, अब तुम लोगों की अगली चुनौती जंगल में है। यहाँ से तुम लोग सीधा जंगल की तरफ चले जाओ। ऐसा कहकर परी वहाँ से फिर से गायब हो जाती है। महेश और जिया भी अगली चुनौती के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। तभी उन्हें एक जाल में फंसा हुआ हिरन का बच्चा दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशानी से चीख रहा होता है।
महेश और जिया के दिल में उसे देखकर दया आती है और वो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। बस अब महेश हिरन के बच्चे को जाल से आजाद कर देता है। इसी तरह से महेश की दूसरी चुनौती भी पार हो जाती है। यही देखकर वे परी दोबारा से वहाँ पर आ जाती है। वाह, तुमने दूसरी चुनौती भी बड़ी आसानी से पार कर ली है। अब रहती है आखिरी चुनौती। वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो है सच्चाई और ईमानदारी की। देखना पड़ेगा कि तुम लालची हो कि नहीं। हाँ हाँ ठीक है परी, अब बोलो आगे मुझे क्या करना है। इसी तरह से मैं तीसरी चुनौती भी आसानी से पार कर लूँगा। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर भी अभी तक इसी कारण से हूँ क्योंकि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तो फिर ठीक है, तुम्हारी आखिरी चुनौती ये है कि यहाँ से तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तुम्हें सोना, खजाना सब कुछ यहाँ से मिल सकता है, परंतु तुम दोनों में से किसी एक को हमेशा के लिए यहाँ पर रहना होगा। तुम अगर अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ दोगे तो तुम्हें सारा कुछ मिल जाएगा। न न न न नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं भला अपनी बेटी को कैसे यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ। नहीं, मुझे तो फिर कुछ भी नहीं चाहिए। मैं कैसे अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। देख लो, तुम बहुत ज्यादा मजबूर हो और वैसे भी खाली हाथ वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारे साथ वही सब बुरा होगा जो अब तक होता आया है। इसीलिए तुम अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ दो और जितना खजाना सोना ले जाना है वो यहाँ से साथ ले जाओ। नहीं परी, तुम एक काम करो, हम दोनों को यहाँ से वापस भेज दो। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जाना। इससे तो अच्छा मैं वही जिंदगी गुजार लेता। मैं कुछ भी करके अपनी मजबूरियाँ संभाल लूँगा, पर अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता मैं। महेश के ऐसा कहते ही परी अपने जादू से महेश और जिया को वहाँ से वापस भेज देती है। अब जब महेश और जिया दोबारा से अपनी दुनिया में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पास ढेर सारा खजाना होता है। महेश समझ जाता है कि उसने तीसरी चुनौती भी पार कर ली है और उसे उसके बदले में ये सारा खजाना मिला है।